हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग, हिंदी, कल्चर और 11th क्लास की बायोलॉजी, इतने सब्जेक्ट आपको रूटीन में मिल रहे हैं और बहुत सी वैकेंसीज हैं भाई। अपनी तैयारी को जारी रखें, तैयारी करते रहें। ठीक है, क्या ही कहना रोज रोज एक ही बात को दोहराना ना। चलिए, आज अपना टॉपिक है केमिस्ट्री का। वैसे ये केमिस्ट्री का भी है और थोड़ा बहुत बायोलॉजी का भी है और थोड़ा बहुत फिजिक्स का भी है और देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत जियोग्राफी का भी है और मतलब मिक्सअप टॉपिक है और ये सभी को पता भी है। यहां से क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में उठाता है। जैसे एसएससी का एग्जाम होता है, उसमें 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं, जीके में वो एक दो क्वेश्चन साइंस के डालता है। तो ये टॉपिक से क्वेश्चन डालने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इजी होता है। हमारे डेली रूटीन में ये टॉपिक होता है, जो हम डेली देखते हैं ना, वो ये टॉपिक है। वहां से क्वेश्चन आ सकता है। आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प बातें बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा क्लास देखने में ना। चलिए, कॉपी पेन लेके बैठना, लाइन टू लाइन, क्योंकि जितनी भी लाइनें लिखी हैं हर लाइन में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। हर लाइन में एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस क्लास से एक दो क्वेश्चन पक्के हैं, सारे क्वेश्चन ही आ सकते हैं। किसी भी एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेके बैठे। अगर बोल रहे हो कि सर साहब दिखाई नहीं दे रहा, तो सुनाई तो दे ही रहा होगा, तो जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिख लेना साथ के साथ, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना पहले। लो स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। हाँ जी, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो करते हैं टॉपिक की शुरुआत। टॉपिक का नाम है ईंधन। हाँ जी, तो हम ईंधन का उपयोग करते हैं क्या? सर पता नहीं, तो पता क्या है फिर? हम ईंधन का उपयोग करते हैं या नहीं करते? यस और नो? सर करते हैं। कहां पे करते हैं फिर? कहां पर करते हैं ईंधन का प्रयोग? सर करते तो हैं, पर पता नहीं कहां पे करते हैं। डेली रूटीन में हमारा हर जगह ईंधन उपयोग में आता है। जहां पर हमें ऊष्मा की जरूरत होती है, हमें ईंधन चाहिए ही होता है। जहां पर ऊष्मा की जरूरत, वहां हमें ईंधन चाहिए। ठीक है, तो देख लेना भाई ईंधन और कहां कहां चाहिए। करते हैं टॉपिक की शुरुआत। थोड़ी सी मैं लाइटिंग वगैरह सेट कर लूं ना, ताकि आपको बाद में दिक्कत न आए। लो, हाँ जी, ये हो गई हमारी लाइटिंग सेट। चलिए करते हैं शुरू, ज्यादा बातें न करते हुए। ईंधन, देखो ईंधन क्या होता है? हमें जैसे खाना बनाते हैं हम घर पे, तो खाना बनाने के लिए हमें जैसे कोयले की जरूरत होती है, ऊष्मा की जरूरत होती है, गैस की, सभी चीजों, वो एक प्रकार से हमारे लिए ईंधन है। बाइक चलाते होगे, है ना, बाइक में भी हम डीजल पेट्रोल डालते हैं, वो भी ईंधन है। घरों में हमारे ट्रैक्टर होता है, गाड़ियां होती हैं, तो उसमें भी हम डीजल पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। और मतलब हमें कोई भी प्रोसेस करनी है, उसके लिए हमें ईंधन की जरूरत पड़ती है। अब समझ में आ गया ईंधन क्या है। चलो करते हैं शुरू। ईंधन, तो ईंधन वे पदार्थ जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। लो जी, ईंधन की खास बात क्या होगी? ऊष्मा यानी कि हीट, यानी कि एनर्जी। क्योंकि ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है ना। ऊष्मा क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा है, जिससे हमें, अब ऊष्मा होती है ताप से संबंधित, टेम्परेचर से। तो बहुत सी चीजें, अब जिस चीज से हमें ऊष्मा मिलेगी ना, या जो ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, यानी कि गर्माहट। अगर सामान्य ऊष्मा का मतलब देखें तो गर्माहट, गर्माहट जो उत्पन्न करेंगे ना, वो सारे के सारे ईंधन होते हैं। जिस पदार्थों से, जो पदार्थ क्या करते हैं, गर्माहट या ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, वो क्या सारे के सारे, वो सारे के सारे ईंधन होते हैं। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अधिकतर ईंधन में कार्बन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कार्बन, यहां पर मैं सी लिख रहा हूं, सी का मतलब कार्बन होता है। तो अधिकतर ईंधन होते हैं ना, वो कार्बन होता है उनमें, अधिकतर में। देखा जाए कुछ ईंधन ऐसे होते हैं, जैसे कोयला है, कोयले को आपने जला दिया, जलाने से ऊष्मा उत्पन्न हुई। अब वो जलने के बाद में हमें लास्ट में क्या प्राप्त होती है? राख। तो वो राख हल्के काले कलर की होता है, वो कार्बन हो गया। ठीक है, लकड़ी जलाते हैं, उसमें भी हमें राख प्राप्त होती है, वो भी कार्बन हो गया। तो अधिकतर पदार्थ जो ईंधन के रूप में होते हैं, उसमें अधिकतर मात्रा में कार्बन होता है। समझ में? अधिकतर ईंधन होते हैं, उसमें सभी में लगभग कार्बन प्रयुक्त होता है। ठीक है सर, तो ये कार्बन आपको याद रखना, पूछ सकता है कि ईंधन में मुख्यतः कौन सा तत्व होता है,
तो कार्बन होता है, वो नाइट्रोजन भी दे देगा और भी बहुत से तत्व दे देगा, तो आपको मुख्य कार्बन ध्यान में रखना है। चलिए, इन्हें वायु में जलाने पर ऊष्मा होती है, इन्हें वायु में जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। वेरी गुड, इन्हें वायु में जलाने पर, ये बात देखा जाए। अब आप कहोगे कि सर वायु में जलाने, देखो वायु में जलाने का मतलब क्या है। अब जैसे आपने देखा होगा, हम घरों में गैस जलाते हैं या चूल्हे में आग जलाते हैं, तो है ना वो खुले में जलती है एक प्रकार से देखा जाए, मतलब वहां पर वायु प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और निकल के आता है, खुले में जलाते हैं वायु प्रेजेंट होती है। हाँ जी सर, वायु तो प्रेजेंट होती है, बिल्कुल प्रेजेंट होती है। वायु में एक गैस होती है ऑक्सीजन, कौन सी? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन होती है ना, वो किसी भी चीज को जलने में सहायता करती है। किसमें? जलने में, जलने में। ठीक है, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करें, 1 मिनट वेट करना, 1 ही मिनट, यही रुकना, कहीं जाना मत। हाँ जी, देखिए ये है माचिस। ठीक है, इस माचिस से भी बहुत बातें आएंगी। अब जैसे मैंने इसको जलाया, ये जल रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर वायु है। इस लकड़ी में क्या है? कार्बन है, तो ये भी एक ईंधन का प्रयोग कर रहा है। इससे देखो ये ऊष्मा निकल रही है, गर्माहट निकल रही है ना, तो ये ऊष्मा निकल रही है। अब जैसे ये आगे वाला भाग इसका जल गया, आगे वाला भाग इसका जल गया, तो ये काला पड़ गया। काला पड़ गया मतलब ये कार्बन का रूप ले लिया इसने। किसका रूप ले लिया? कार्बन का रूप ले लिया। चलो, एक बात मैं आपको यहां से और प्रूफ करता हूं। अब देखो, मैंने इसको जलाया, इस माचिस की तीली को जलाया। अब ये माचिस की तीली जल रही है, जल रही है, जल रही है ना। अब मैं इसको, देखा जाए, ध्यान से देखना, जल रही है, यहां पर वायु है, जब तक वायु है तब तक ये जलती रहेगी। लो जी, मैं इस बॉक्स के अंदर इसको डाल देता हूं और बॉक्स कर देता हूं बंद। बॉक्स को मैंने बंद कर दिया हाथ से। ठीक है, बंद कर दिया। अब मैं आपको बुझी हुई वैसी वैसी माचिस की तीली दिखाता हूं। जब मैंने डाला था तो ये देखो माचिस की तीली बुझ गई। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन, जितनी देर ऑक्सीजन थी उतनी देर तो इसके अंदर जली, ऑक्सीजन खत्म तो बुझ गई। यानी कि यहां से एक बात प्रूफ होती है, अगर ये कांच का होता तो और मजा आता आपको देखने में। ठीक है, तो O2 होती है वो जलने में सहायक होती है। अब जलने से कोई भी ईंधन होता है वो जलता है तो क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। यही ईंधन की बात है। चलिए, ठोस व द्रव ईंधन की अपेक्षा गैसीय ईंधन ज्यादा अच्छा होता है। देखो, ठोस ईंधन की बात करें, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ के रूप में देखें तो? ठोस ईंधन में क्या आ गया? कोयला व लकड़ी, कोयला आ गया, लकड़ी आ गई, है ना। द्रव ईंधन में देखें तो, द्रव में सर हम ले लेते हैं कैरोसिन, पेट्रोल ले लेते हैं, पेट्रोल, है ना। और गैस ईंधन में देखें, गैसीय ईंधन में देखें तो सीएनजी या एलपीजी, ये आपको याद रखनी है तीन। कोयला ठोस होता है, लकड़ी भी ठोस होती है। द्रव में पेट्रोल, डीजल, डीजल लिख लो यहां पर लिखना चाहो तो, ये भी ईंधन है। सीएनजी, एलपीजी, इसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसको द्रव नाइट्रोजन गैस, है ना। तो ये आपको फुल फॉर्म में ध्यान होनी चाहिए, मैं बहुत बार आपको करवा दे चुका हूं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, सारी चीजें आपको पता है, लेकिन अब देखो ये कह रहा है कि ठोस और द्रव की अपेक्षा है ना, ये जो आपका गैस ईंधन होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। क्यों होता है? कोयले को जलाओगे तो धुआं निकलेगा और राख प्राप्त होगी, लकड़ी को जलाओगे धुआं निकलेगा और राख प्राप्त होगी, पेट्रोल को जलाओगे धुआं निकलेगा, राख नहीं प्राप्त होगी, डीजल को जलाओगे धुआं निकलेगा। लेकिन सीएनजी और एलपीजी को जलाओगे, सीएनजी और एलपीजी को जलाओगे तो ना तो इससे धुआं निकलता है और ना ही राख, ना तो धुआं और ना ही राख। पहला फायदा, इसके दहन से धुआं उत्पन्न नहीं होता, बता दिया। दूसरा, इन्हें जलाने पर ऊष्मा व्यर्थ नहीं जाती। आप अगर सीएनजी और एलपीजी को जलाओगे ना, इसकी जलाने पर ऊष्मा होती है वो व्यर्थ नहीं जाती। इसका मतलब क्या है? जैसे देखो, अपने कोयला जलाते हैं तो अपने जरूरत होती है खाना बनाने की, खाना बन गया उसके बाद भी वो जलता रहता है, चूल्हे से बाहर आग निकलती रहती है। लकड़ी को जलाते हैं तो जितनी जरूरत है वो तो हो ही रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा में और बिना मतलब की जो ऊर्जा होती है वो बाहर निकलती रहती है, वो व्यर्थ जाती रहती है। सीएनजी में ऐसा नहीं होता, जितनी हमें जरूरत है उतनी ही ऊष्मा, मतलब उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा है वो व्यर्थ नहीं जाती, बेकार नहीं जाती, ठीक है, खराब नहीं होती। इसलिए ये अच्छा ईंधन माना जाता है। कौन सा? गैसीय ईंधन। चलो, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं।
एक एक लाइन समझाऊंगा भाई, देखने में तो मैं फटाफट इसको पीडीएफ के रूप में कर देता, लेकिन नहीं, ऐसा मजा नहीं आता ना पढ़ने का। चलिए, ये तो इसके ईंधन की नॉर्मल बातें हो गई। उसके बाद में ईंधन क्या होते हैं बता दिया, ईंधन क्या होते हैं। इसके बाद में एक ईंधन आता है कोल ईंधन। कौन सा? कोल। कोल ये वाला कोल नहीं है, कोल ईंधन, ठीक है, इसका और नाम है कोल ईंधन। इसमें क्या होता है, तो इसमें दहनशील गैसें होती हैं। दहनशील का मतलब क्या होता है? दहनशील, दहन का मतलब होता है प्यारे बच्चों जलना, जलाने में, जलने में, शील यानी कि जो जलने वाली गैसें होती हैं उनका मिश्रण होता है, जलने वाली गैसों का मिश्रण, तो वो होता है आपका कोल ईंधन, दहनशील गैसों का मिश्रण। अब इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? हाइड्रोजन होती है, नोट कर लेना भाई, हाइड्रोजन, CH4 यानी मेथेन, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, लिखो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो, हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीन मुख्यतः गैसें इसके अंदर होती हैं। मेथेन का एक और नाम आपको पता ही होगा, मार्श गैस भी बोलते हैं इसे, ये मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं, है ना। अब कार्बन, हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन्हें बोलते हैं तनुकारी पदार्थ। क्या बोलते हैं? तनुकारी पदार्थ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जलकर ऊष्मा देते हैं। ये तीनों जलकर क्या देते हैं प्यारे बच्चों? ऊष्मा देते हैं। क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं। और इसके साथ में क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और क्या होता है इस कोल ईंधन में? तीन तो ये होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, अभी मैं हल्का फुल्का आपको बता देता हूं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक का। हाइड्रोजन और कार्बन से जो बने हुए यौगिक होते हैं उन्हें असंतृप्त बोलते हैं। कहीं ना कहीं उनमें अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो वो होता है आपका असंतृप्त। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसमें क्या होता है? और होता है आपका अन्य ज्वलनशील अशुद्धि, कुछ ज्वलनशील यानी कि जलने वाली अशुद्धि, ज्वलनशील अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। हाँ जी, कौन कौन से होते हैं? तो एक तो CO2 होता है, और क्या होता है? N2O2 होता है, N2O2। इनकी मात्रा होती है लगभग, ज्वलनशील की होती है लगभग मात्रा आपकी 8%, मात्रा भी याद रखनी है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं 3%, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं प्रदीप्त अंग, यानी कि ये ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं, यानी कि दिखाई देती है, यानी कि जब दहन होता है तो इसमें ज्वाला उत्पन्न होती है, ठीक है, उस प्रकार से ये कलर दिखाई देते हैं। और इनको आपको पता लगे गया, तो मात्रा नोट करो भाई। कोल गैस में, सॉरी, कोल ईंधन में कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो आपकी हाइड्रोजन 55%, मेथेन 30%, कार्बन मोनोऑक्साइड 4%, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 3% और अशुद्धि 8%। क्या होता है? ज्वलनशील गैसों का मिश्रण। कोल ईंधन आपका हो गया कंप्लीट। अब अगली बात देखते हैं। अगली बात कह रहा है कि भाप अंगार गैस। कौन सी? भाप अंगार गैस। नोट करना, साथ के साथ नोट्स बनाते चलना, इससे अच्छा कंटेंट आपको शायद ही कहीं मिले, है ना। क्योंकि वही बात है, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, कंटेंट तो है ना हमारे पास, वो तो दे ही सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। भाप अंगार गैस ये क्या होती है? तो ये होता है कार्बन और हाइड्रोजन का आणविक मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के अणुओं का मिश्रण। इसका आणविक मिश्रण, इनका आणविक मिश्रण। कौन? भाप अंगार गैस। अशुद्धि क्या क्या होती है इसमें? अशुद्धि होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल, N2, और ये तीनों इसके अंदर अशुद्धि होती है, जानते ही हो इसको। अब इसे कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है वो देखते हैं। इन्हें रक्त तप्त पर भाप की धारा प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है, यानी कि इन्हें इतनी मतलब उष्मा इतना ताप दिया जाता है जिससे बहुत ज्यादा ताप होता है, इसलिए उसे बोलते हैं रक्त लाल हो जाए, जैसे कोई लोहा जैसे लाल हो जाता है उसे रक्त तप्त बोलते हैं, उस प्रकार से इन्हें रक्त तप्त भाप पर इतना ज्यादा मतलब पानी को गर्म किया जाता है कि वो रक्त तप्त हो जाता है, तो उसकी भाप की धारा प्रवाहित करके भाप अंगार गैस हमें प्राप्त होती है।
इससे हम हाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हैं, किससे? भाप अंगार गैस से। अगर हाइड्रोजन गैस की जरूरत होती है तो यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। अमोनिया को अगर प्राप्त करना है औद्योगिक उत्पादन के लिए, उसमें उपयोग किया जाता है, वह मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। भाप अंगार से गैस से आप क्या क्या कर सकते हो? एक तो मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल क्या होता है? कोई जानते हो मेथिल अल्कोहल को? मेथिल अल्कोहल याद, जैसे जैसे बातें याद आएंगी बताता रहूंगा। मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है प्यारे बच्चों CH3OH। इसे मेथेनॉल भी बोलते हैं। आपको पता हो तो इसे जहरीली शराब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जहरीली शराब। अगर बंदा इसको मान लीजिए कारणवश या किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पी लेता है, तो या तो वो अंधा या पागल हो जाता है, वो भी परमानेंटली। और अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसकी मृत्यु तक भी हो जाती है। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो मेथिल अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है, अमोनिया को औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है, और H2 गैस प्राप्त की जाती है। किससे? भाप अंगार गैस से। क्वेश्चन बन सकता है कि भाप अंगार किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। आगे देखते हैं वायु अंगार गैस। ये क्या होता है? वायु अंगार गैस क्या होती है वो देखते हैं हम। कौन सी? वायु अंगार गैस। चलिए इसको देखते हैं आगे। वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस। यह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण, CO प्लस N2 का मिश्रण। कौन? वायु अंगार गैस। ठीक है सर। अब आपको पता है इसमें जो अशुद्धि होती है वो CO2 होती है। किसमें? अशुद्धि के रूप में होती है आपकी CO2। देखो अशुद्धि में आप देखोगे ध्यान से तो CO2 आ रहा है, मतलब आग बुझाने में ये अज्वलनशील गैस होती है भैया, अगर वैसे ध्यान में हो तो। अग्निशामक यंत्र में आपका CO2 का उपयोग किया जाता है, अगर ध्यान में हो तो, है ना। इसलिए अशुद्धि के रूप में ये साथ में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। और क्या बात है? कैलोरी मान इसका सबसे कम होता है। किसका? वायु अंगार गैस का कैलोरी मान सबसे कम। इस बात को कनेक्ट करो। कौन सा मान? कैलोरी मान सबसे कम। इस बात को थोड़ा सा गहराई से चलोगे तो इसका मतलब क्या है कि इससे जो ऊष्मा प्राप्त होती है, इससे वायु अंगार से ऊष्मा जो प्राप्त होती है वो बहुत कम प्राप्त होती है ना। सर कैसे? समझ में नहीं आया। अरे ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है ना, तो बस फिर कैलोरी मान कम है तो सीधी सी बात है ऊष्मा भी कम ही प्राप्त होगी। दिक्कत कहां पे आ रही है? ऐसे ही घबरा रहे हो। अब कैलोरी मान कम है, ऊष्मा कम प्राप्त हो रही है, तो भाई सब सस्ते मिल जाएंगे। सबसे सस्ता ईंधन, सबसे सस्ता ईंधन, बस सारी चीजें आपको पता है। परेशान होने वाली क्या बात है? अब इसका उपयोग कहां पे किया जाता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कांच के निर्माण में। किसके निर्माण में? कांच के निर्माण में। चलो आपको ना कांच की एक बात बताता हूं, मुझे भी याद आ गई है। कांच की एक बात, खास बात आपको बताता हूं मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कांच की। और वैसे देखा जाए तो हर इंसान कांच की तरह ही होता है भाई। कांच की क्या खास बात है? कांच ठोस नहीं होता। मतलब सर क्या कहना चाहते हो? हाँ जी, कांच ठोस नहीं होता। तो सर क्या होता है? कांच होता है अतिशीतित द्रव, यानी कि बहुत ही ठंडा द्रव। सर हम छूते हैं फिर हमें तो ठंडा नहीं लगता, वो उसका गुण है। वो ठोस की तरह व्यवहार करता है लेकिन बहुत ही ठंडा, यानी कि बहुत ही ठंडा द्रव होता है ये, तो इसलिए इसे अतिशीतित द्रव बोला जाता है। कभी आप देखना, जैसे अभी एक छोटा सा कोइंसिडेंट हुआ था, तो कांच के अगर अपने कोई चोट लग जाती है तो कांच एकदम से नहीं टूटता, एकदम से वो नहीं टूटता, है ना। जैसे पानी छलकता है तो कांच वैसे छलकता तो नहीं है, लेकिन अगर उस पर चोट लग जाए तो उसके नाम बीच में से दरारें पड़ जाती हैं, ऐसे लाइनें से निकल जाती हैं। आपका कह रहे हैं कांच पार्टिकल। और अगर चोट बहुत ज्यादा, उस पर ज्यादा प्रहार किया जाए तो वो चूर चूर हो जाता है। ठीक है, तो वैसे भी कहा जाता है ना कि एक खूबसूरत आईना जब टूट जाता है तो टूटा हुआ कांच धारदार ही नहीं जानलेवा भी होता है ना। ये कांच की खास बातें हैं कि टूटा हुआ कांच धारदार ही नहीं जानलेवा भी होता है। चलिए इतनी बहुत है।
कोई बात नहीं, समझ आई। तो कांच की खास बात ध्यान में रखना, पूछा गया क्वेश्चन था इसलिए मुझे याद आ गया कि कांच एक अतिशीतित द्रव है, ठोस नहीं है भाई, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। तो कांच के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। धातु निष्कर्षण का मतलब होता है धातुओं का निष्कर्षण करने में, किससे, खनिजों से जब धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, यानी कि खनिजों से जब धातु को अलग करते हैं तो वहां पर वायु अंगार गैस का उपयोग किया जाता है। लो जी, इसकी इतनी बातें हैं, नोट करना साथ के साथ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे और ये क्या कहता है। एक स्लाइड हो चुकी है, 2 स्लाइडें और पड़ी हैं, अभी घबराना नहीं है, 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे इसको, है ना, कोई बात नहीं। अगली लाइन देखते हैं। तो अगली बात ये क्या कहता है, अगली बात कहता है तेल गैस। कौन सी, तेल गैस, यह है। अब तेल गैस की क्या खास बात है, तो यह संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, यानी कि मोटी मोटी बात है, सीधी सी बात है, यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, बस बात खत्म। यह मिट्टी के तेल या पेट्रोलियम के बंधन से तैयार होते हैं, यानी कि यह मिट्टी के तेल, केरोसिन, मिट्टी के तेल और पेट्रोलियम, पेट्रोल नहीं है ये, पेट्रोलियम है, आगे बताऊंगा पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलियम के भंजन से, इनके भंजन से अपने कौन सी गैस, तेल गैस को। तो ये दोनों आपको पता है, मिट्टी का तेल होता है, पेट्रोलियम भी तेल होता है, तो इनके भंजन से तेल गैस प्राप्त करते, बस दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसका उपयोग कहां पे किया जाता है तेल गैस का, तो प्रयोगशाला में बर्नर जलाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बर्नर जलाए जाते हैं। तो जो भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, जो बच्चे लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, अगर उनको केमिस्ट्री वाली लैब मिलती है, कौन सी लैब मिलती है, सिलेक्शन के बाद केमिस्ट्री वाली लैब मिलती है, तो वहां वो बर्नर के साथ उनकी मुलाकात होगी। किसके साथ मुलाकात होगी, बहुत से बर्नर के साथ, और ब्यूरेट के साथ, पिपेट के साथ, कोनिकल फ्लास्क के साथ, वॉच ग्लास के साथ, माइक्रोस्कोप के साथ, देखा जाए तो बहुत से, वो कहते हैं ना कि सब्र कीजिए, केमिस्ट्री हमें सिखाती है, रंग जरूर बदलेगा, उन सभी के साथ। बायोलॉजी में जाओगे तो स्केलेटन के साथ, असली खूबसूरती वहां देखोगे, सभी अपनी अपनी असली खूबसूरती, मौका मिला तो कभी हम आपको असली खूबसूरती दिखाएंगे हमारी, कि हम कितने खूबसूरत हैं, ठीक है। और उसके बाद में और भी बहुत सी आपकी मुलाकात होगी, तो वहां पर आपकी बर्नर से मुलाकात जरूर होगी। बर्नर होता है छोटा ना, देखा जाए तो छोटा सा गैस चूल्हा होता है इतना, ठीक है। उस पर हम जब प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो किसी केमिकल को अगर गर्म करते हैं तो वहां पर उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बर्नर में जो बर्नर जलाए जाते हैं, किससे, तेल गैस से। उसके बाद में आती है आपकी प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक है तो मतलब प्रकृति से प्राप्त, प्राकृतिक है तो प्रकृति से प्राप्त होगी। और प्रकृति से कौन कौन सी गैसें प्राप्त होती है, प्राकृतिक गैस कैसे प्राप्त होती है, पेट्रोलियम कुओं से निकलने वाली गैस से, पेट्रोलियम कुएं, यानी कि जो तेल के कुएं होते हैं ना, पेट्रोलियम के कुएं, जिन्हें हम नॉर्मल भाषा में तेल के कुएं कहते हैं, तो उन तेल के कुओं से जो गैस निकलती है उन्हें ही प्राकृतिक गैस कहते हैं, बस दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी वाली बात। तो प्राकृतिक गैस में क्या होता है, मोस्टली मेथेन होती है और आपका एथेन होता है। मेथेन आपकी होती है 83% और एथेन होती है आपकी लगभग 16%, ये परसेंटेज याद रख लेना बस। अब आपको पता है प्रकृति से चीजें मिलती हैं वो हमें दी बेस्ट होती हैं, सर्वश्रेष्ठ होती हैं, कोई अशुद्धि नहीं होती, कुछ भी किंतु परंतु वाली बात नहीं होती, है ना। तो भाई सर्वश्रेष्ठ ईंधन भी कौन सा होता है आपका, प्राकृतिक गैस होती है, सर्वश्रेष्ठ ईंधन माना जाता है। कृत्रिम उर्वरकों के उत्पादन में इसको उपयोग किया जाता है। प्रकृति तो हमें बहुत साफ सुथरी चीजें दे रही है, लेकिन कृत्रिम उर्वरक हम बनाते हैं, फैक्ट्रीज में पेस्टिसाइड बनाते हैं, तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, बस कोई खास बात नहीं है। आगे चलते हैं, ये अपने हो गए ईंधन के प्रकार, कोई इसमें मोटी लंबी चौड़ी बात नहीं थी, ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है ना, इतने तो अनजान नहीं हो। लेकिन बुक्स में वैसे तो ये टॉपिक मोस्टली करवाया नहीं जाता, लेकिन ये मुझे लगा भी, मैंने आपको बताया था कि ल्यूसेंट की बुक को मैं कवर कर रहा हूं, तो मैं आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर करवाऊंगा। आज हमारी आपको देखा जाए तो केमिस्ट्री के भी 3 पार्ट है, भौतिक रसायन विज्ञान और अकार्बनिक रसायन विज्ञान और कार्बनिक रसायन विज्ञान। तो उसमें आज हमारा भौतिक रसायन विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा, इससे बार भौतिक रसायन विज्ञान इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद में हम अकार्बनिक शुरू करेंगे, फिर कार्बनिक करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जो हम धरती से निकालते हैं, मोटी मोटी बात है, तो क्या क्या निकालते हो, एक तो कोयला निकालते हो, पेट्रोलियम निकालते हो और प्राकृतिक गैस निकालते हो। अभी बढ़ गया है ना प्राकृतिक गैस को, तो
तो धरती से ही निकालते हो। अब जीवाश्म ईंधन वास्तव में होता क्या है? जब पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष, पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष धरती के अंदर लाखों वर्षों तक दबे रहते हैं तो जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। यहां पर इसने एक बात मिस कर दी। क्या मिस की है? अब देखो, समझो इस बात को। कैसे कैसे समझाऊं? भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन वैसे देखा जाए तो हो ही जाए। अब हमारी पृथ्वी पर बहुत से पेड़ पौधे हैं, बहुत से जीव जंतु हैं, हम हैं। अचानक से पृथ्वी उथल पुथल मचा दे, यानी कि छोटे तो क्या धरती पलट सी, वो बड़ी बात। ऐसा अगर कुछ हो जाए तो हमारा क्या होगा? क्या हम जलकर मरेंगे? नहीं, हम क्या हो जाएंगे? धरती में दब जाएंगे, नीचे दब गए, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दाब रखा जाएगा, बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा। और आपको पता है नीचे भूमि में प्रेशर भी ज्यादा होता है और टेम्परेचर भी ज्यादा। तो बहुत ज्यादा दाब और बहुत ज्यादा ताप पर हम रहेंगे तो हमारा शरीर जो होगा वो कोयले में, जो ठोस चीजें होंगी वो कोयले में बदल जाएंगी और द्रव होंगे जो पेट्रोल और गैसेस में बदल जाएंगे। बहुत एक दो दिन की बात नहीं है, ये लाखों वर्षों लगते हैं इस चीज में। ठीक है, तो वही जीवाश्म होते हैं जो हम दब गए, हमारे कोई पूर्वज आके इसको निकाल ले, पूर्वज क्या, जो आगे आने वाली संततियां लाखों करोड़, वो निकाल लेगी तेल कुएं, तो वो कहेगी हाँ ये आज से लाखों करोड़ों साल पहले धरती उथल पुथल हुई थी, तब ये जीवाश्म ईंधन बने थे। हम जो कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग कर रहे हैं वही लाखों वर्षों की बात है, हजारों करोड़ों वर्षों पहले की बात है। इसी तरह से जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। पत्थर वास्तव में कभी पत्थर नहीं होता, उसे असीमित ताप और असीमित दाब पर दबाया जाता है, जब वो जाकर पत्थर बनता है। ठीक है, समझ में आ गया जीवाश्म ईंधन? तो पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेष धरती के अंदर लाखों वर्षों तक दबे रहने के कारण बनते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। पहला कौन सा है आपका? कोयला। कौन सा? कोयला। एक मिनट स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। हाँ जी, चलिए कोयला। कोयला को खनिज कोयला भी बोलते हैं। इसमें तो क्या होता है, इसमें 60 से 90% तो मुक्त कार्बन होती है। हमने बात शुरू में कर ली थी, ईंधन में मुख्यतः कार्बन, तो इसमें 60 से 90% तो आपकी कार्बन ही होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर और आयरन, ये भी कोयले के अंदर होते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, सल्फर और आयरन। ठीक है, अब कोयले जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पीट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिन और चौथा एंथ्रोसाइट। चारों के नाम याद रख लेना भाई, पूछ सकता है। कौन कौन सा? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन, एंथ्रासाइट। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन, एंथ्रासाइट। ठीक है, जो पीट कोयले की बात करें तो पीट होती है इसकी कोयले की प्रथम प्रावस्था या प्रथम अवस्था। कौन सी? प्रथम। इसमें 50 से 60% कार्बन होता है। कितना? 50 से 60% कार्बन। तो ये थोड़ा सा कमजोर हो गया। लिग्नाइट क्या होता है? ये थोड़ा सा भूरे कलर का होता है और ये इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। लिग्नाइट में 60 से 70% कार्बन और ये भूरे रंग का होता है। बिटुमिन सामान्य ईंधन में, नॉर्मल ईंधन में हम बिटुमिन कोयले का उपयोग करते हैं जिसमें 70 से 80% कार्बन होता है। 70 से 80% कार्बन होता है किसमें? बिटुमिन में। और एंथ्रासाइट होता है सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम। कौन? एंथ्रासाइट। इसमें 90 से 98% कार्बन होता है। इसमें एंथ्रासाइट में। तो एंथ्रासाइट याद रख लेना और पीट याद रख लेना। दो, पीट सबसे कमजोर, एंथ्रासाइट सबसे स्ट्रॉन्ग। सर्वोत्तम, जलने पर धुआं नहीं देता। ये एंथ्रासाइट होता है जब जलता है ना तो ये धुआं उत्पन्न नहीं करता। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयले का भंजक स्त्रावण वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोक, अलकतरा, कोल गैस प्राप्त होती है। वेरी गुड, ये आपके लिए बात इंपॉर्टेंट है और खास करके लड़कियों के लिए। चलिए अब इस पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। कैसे सर? कोयले का भंजक स्त्रावण वायु की अनुपस्थिति में, कोयले को जब वायु की अनुपस्थिति में आप गर्म करते हो, ध्यान देना अनुपस्थिति बोला मैंने,
अनुपस्थिति में गर्म करते हो तो आपको कोक प्राप्त होती है। क्या? कोक। पीने वाली कोक नहीं है ये, तो कोका कोला वाली ये वाली कोक नहीं है ये कोक है वो वाली कोक। फिर जाए पाछे कदे मने मेरे बाल विवाए ना, तू राजी हो क्या गल इब भी स्याही आंखां में। काजल है ना, आइकॉनिक काजल वो वाला, ठीक है। तो एक प्रकार का जो आंखों में काजल डाला जाता है वो एक प्रकार की कोक होती है। आजकल तो पता नहीं घर पे तैयार करते हैं या नहीं करते, लेकिन पुराने टाइमों में घरों पे ही काजल तैयार होता था, ठीक है। अपनी मम्मी से कहिए, अपनी दादी से पूछना कभी भी काजल कैसे तैयार होता था, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से। तो वो एक प्रकार का कोक होता है ना। मैंने आपको पहले बता दिया, कार्बन ईंधन, उससे ऊष्मा निकलती थी, जलते रहता था। कोई भी चीज को जलाओगे ऊष्मा उत्पन्न करेगा तो वो कोक निकलेगी, तो वो काजल होता है, ठीक है। समझ में आ गई होगी, अब तो याद हो ही जाएगा। अलकतरा कोल गैस, इससे आप प्राप्त कर सकते हैं। लीजिए, कोयला भी हमारा समाप्त हुआ, वैसे नहीं समाप्त हुआ, टॉपिक समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए अगला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की क्या खास बात है भाई, है कुछ? हाँ जी सर, ये तो बहुत जरूरी है, करवाओ। बिल्कुल करवाएंगे। देखिए, भूरे काले रंग का तेलीय द्रव, कौन सा रंग होता है? या तो भूरा या काला रंग का तेलीय द्रव होता है, यानी कि द्रव होता है और तेलीय होता है, चिकनाहट से थोड़ा बहुत भरा हुआ। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण बता ही दिया, शुरू में बता दिया था। प्रभाज्य आसवन द्वारा इसे अलग करते हैं, किसको? पेट्रोलियम को। प्रभाज्य आसवन विधि है जो मैं आपको करवा चुका हूं, प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। पेट्रोलियम में क्या क्या होता है ये आपको याद रखना है। एक तो होता है आपका एसफॉल्ट, लिख देता हूं यहां पे, एसफॉल्ट, ठीक है जी। उसके बाद में स्नेहक तेल। स्नेहक क्या होते हैं भाई, करवाया था मैंने। स्नेहक तेल क्या होते हैं? स्नेहक पदार्थ क्या होते हैं? है किसी को ध्यान? अगर ध्यान में तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। स्नेहक होते हैं जो घर्षण को कम करते हैं। अब बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, अब कभी बाइक की सर्विस वगैरह करवाने जाओ, या कभी अपनी गाड़ी का इंजन का काम, या साइकिल का कभी कोई काम वगैरह करवाने जाओ, तो वो ना जब सर्विस करता है या उसके इंजन का काम वगैरह करता है, तो आप देखना वो ग्रीस लगाता है। ग्रीस वो स्नेहक तेल ही होता है एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि वो घर्षण को कम करता है। स्नेहक से आप घर्षण को कम कर सकते हो, लेकिन घर्षण को नष्ट नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा कम कर सकते हो, है ना। कोई नहीं, कभी मौका मिला तो आपको ये चीज मैं दिखा भी दूंगा स्नेहक पर, ठीक है। तो स्नेहक तेल प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है? पैराफिन मोम, पैराफिन मोम प्राप्त होती है, ये भी आपने देखी होगी। मोम लुक टाइप होती है, ये लुक देखिए, सड़कों सड़कों का निर्माण होता है, वो वाली बात कर रहे हैं। ईंधन तेल, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस, सभी बातों को आप जानते हैं। तो ये सारी कैटेगरी की चीजें आती है पेट्रोलियम में। कौन कौन सी? एसफॉल्ट, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, ये भी एक प्रकार का पेट्रोलियम तेल ही होता है, ठीक है। अब पेट्रोल भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद में आते हैं अपने ईंधन का ऊष्मीय मान। ये क्या होता है? ईंधन का ऊष्मीय मान, ये हर ईंधन के लिए है भाई, तो आपको याद रखना है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि उस ईंधन के, कोई भी ईंधन है, हमें कोई भी ईंधन है, कोई भी कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, स्नेहक है, कुछ भी है, कोई भी ईंधन के 1 ग्राम, कितना ईंधन लेना है आपने? 1 ग्राम। 1 ग्राम को वायु में, किसको? वायु में जलाने पर, क्या करने पर? जलाने पर। कभी केमिकल रिएक्शन में जलाने का निशान लगाना हो तो ऐसा निशान लगा देना, ठीक है। जलाने पर प्राप्त ऊष्मा का मान, जो हमें इससे प्राप्त ऊष्मा होगी ना, प्राप्त ऊष्मा का जो मान होगा वही क्या होगा? ऊष्मीय मान होगा, ईंधन का ऊष्मीय मान। इसे ही क्या बोलेंगे? ईंधन का ऊष्मीय मान, ईंधन का ऊष्मीय मान। अब बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर किसका कितना कितना होता है? तो ये बुक में मेंशन नहीं किया। मात्रक पूछा गया है ईंधन के ऊष्मीय मान का, मात्रक का तो आप कह देना कि सर कितना होता है? किलो कैलोरी पर जूल, ये मात्रक है इसका, याद रख लेना, ये पूछ सकता है। चलिए
सभी ईंधनों में, कितने भी प्रकार के ईंधन हो जाए, सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का जो ऊष्मीयमान है ना वो सबसे अधिक है, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक ज्वलनशील गैस होती है, तो सीधी सी बात है ये भी एक ईंधन की तरह काम करता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों व उच्च ताप उत्पन्न करने वाले जलवानांकों में किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग जो किया जाता है वो अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। अंतरिक्ष यानों में क्यों? क्योंकि एक तो यह हल्का होता है, एक तो यह हल्का होता है, ऊपर से हम पहले पढ़ के आ चुके हैं ये गैसीय अवस्था में होता है, तो गैसीय ईंधन दी बेस्ट है। तीसरी बात ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इससे ऊष्मा भी बहुत ज्यादा प्राप्त होती है, इसलिए अंतरिक्ष यानों में हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग किया जाता है। क्लियर? समझ आई ना बातें? क्यों? क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक ऊष्मामान है, हल्का है, इस वजह से ज्वलनशील है, और इस वजह से इसके अंतरिक्ष यानों में इसके प्रयोग किया जाता है। चलो यहां से मैं आपको एक चीज कनेक्ट करने का प्रयास करता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अपने चलो कहां पर, फिजिक्स में। ज्यादा नहीं जाना, थोड़ी दूर जाकर वापस आ जाना है। सर कैसे जाएं? चलो मेरे साथ। जानते हो इसको? हाँ जी सर, ये तो सूर्य भगवान जी हैं, बिल्कुल वही है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? इन्फिनिटी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये चमकता और इस वजह से यह है क्योंकि इसमें होते हैं हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यानी कि इससे हाइड्रोजन का गोला, एक प्रकार से बहुत से हाइड्रोजन के कण होते हैं इसमें, ये आपस में करते हैं नाभिकीय संलयन। क्या करते हैं? नाभिकीय संलयन, यानी कि इनके नाभिक आपस में जुड़ते हैं, इसका नाभिक और इसका नाभिक दोनों आपस में जुड़ते हैं और एक हीलियम के नाभिक का निर्माण कर लेते हैं। किसका? हीलियम का। जब ये नाभिक जुड़ते हैं तो बहुत ज्यादा ऊष्मा और बहुत ज्यादा टेम्परेचर उत्पन्न होता है, और चमक भी, इसी वजह से सूर्य चमकता और सबसे गर्म होता है। ठीक है? अब आप कहोगे सूर्य फिर ये हाइड्रोजन हीलियम बन रहे हैं तो सूर्य फिर खत्म क्यों नहीं हो रहा? बहुत ज्यादा मात्रा है, खत्म होने में करोड़ों वर्ष लगेंगे। अब इतना ही पूछा गया क्वेश्चन कि सूर्य में कौन सी विक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। टॉपिक में अब जैसे अपने, मैं इस टॉपिक से हटकर यहां नहीं जा सकता, तो आप ये बच्चों सर पूरा बताओ, तो पूरा मैं पहले बता चुका हूं। चलिए प्रकाश वाला चैप्टर देख लेना जाके। आगे बात करते हैं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि अब आपको पता है हाइड्रोजन नहीं खत्म होगा क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में है ये। ठीक है? और आपको पता है कोयला और पेट्रोलियम धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो भविष्य में अब ईंधन की जरूरत तो पड़ेगी, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब आपको कुछ परिभाषाएं याद रखनी है जो नॉर्मल सी है। क्या है? ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु या कोई पदार्थ जलना शुरू करता है। कोई भी नॉर्मल टेम्परेचर ले लो, जिस पर नॉर्मल से उसको टेम्परेचर दिया, अब आपको पता है ताप देने से चीजें ऊष्मा उत्पन्न करती है, जलती है। तो ज्वलन ताप क्या होगा कि किसी वस्तु को वह न्यून ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, कोई पदार्थ जलना शुरू कर देगा और वो जो टेम्परेचर होगा वो इसका जलन ताप। दहन क्या होता है? दहन का मतलब जलाना। किसी पदार्थ को O2 की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है। लो फिर बता देते हैं, ऊष्मा व प्रकाश। अब यहां पर मैंने अभी बताया था, ये माचिस की तीली जलाई, ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, प्रकाश भी उत्पन्न हो रहा है, और ऑक्सीजन की भी उपस्थिति है, तो ये जो जल रहा है ये दहन हो रहा है इसका। ये क्या हो रहा है? यही दहन है। चलिए और देखते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे सर डब्बी करने रखोगे, मैं कन्या को रखूं, घरू ले आऊं। ठीक है? अगला है दहनशील पदार्थ, कार्बन, मोमबत्ती, गंधक और मैग्नीशिया। ये देखो कार्बन तो वैसे ही ज्वलनशील है, पढ़ ही लिया। मोमबत्ती आपने जलती हुई देखी है। गंधक क्या है? तो गंधक होती है प्यारे बच्चों सल्फर। सल्फर, सरसों में ना, सरसों में देखना सल्फर होता है, इसलिए वो खारी सी हमें लगती है। सरसों के तेल में डायरेक्ट माचिस की तीली डाल देना, सरसों का तेल नहीं जलेगा, लेकिन जलती हुई में सल्फर डाल देना, जलती हुई आग में सरसों का तेल डाल देना, आग और भड़क जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी ज्वलनशील होता है। उसके बाद में मैग्नीशियम के बारे में पढ़ ही चुके हैं पीछे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है? उसके बाद में दहन के पोषक, यानी कि जो दहन की अभिक्रिया होने में सहायक होता है, तो कौन होता है? ऑक्सीजन होती है, पढ़ चुके हैं। दहन की प्रक्रिया में सहायक ऑक्सीजन होता है।
अपोषक यानी कि जो दहन की प्रक्रिया में सहायक नहीं होते या उसके खिलाफ होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी पढ़ चुके हैं। अब है दहन के प्रकार। दहन कितने प्रकार का होता है? एक होता है द्रुत दहन। द्रुत दहन का मतलब है ऊष्मा व प्रकाश अल्प समय के लिए उत्पन्न होते हैं, बहुत ही कम समय के लिए उत्पन्न होते हैं, उसे बोलते हैं द्रुत दहन। माचिस की तीली जलना। अब देखो बहुत समय के लिए, कम समय के लिए, है ना, बहुत कम समय के लिए जलेगा। देखो अभी जल में इसको जलाया, अब इसके बाद में ये खत्म होने के बाद में जल जाएगा, बुझ जाएगा, है ना, ठीक है। अब उसके बाद में पहला माचिस की तीली का जलना, पटाखों का फूटना। जैसे हमने पटाखे में आग लगाते हैं तो पटाखा करने से धड़ाम, बस, तो कुछ क्षणिक समय के लिए उसमें आग लगती है ना, बस। मंद दहन, यह बहुत धीरे होता है। तो श्वसन, यहां पर जो श्वसन की बात कर रहा है ना, वो वही श्वसन है। कौन सा? C6H12 O6 प्लस O2, तो CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP ऊर्जा। तो ये ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा उत्पन्न हुई है, तो सीधी सी बात है दहन से ऊष्मा ही उत्पन्न होती है। तो ये जो दहन होता है वो बहुत धीरा होता है, हमें दिखाई नहीं देता, है ना, तो ये भी दहन ही हो रहा होता है, याद रखना है। स्वतः दहन बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपन्न होता है, यानी कि आपने कोई काम नहीं किया फिर भी चीजें अपने आप जल जाती हैं। कौन सा? फास्फोरस। फास्फोरस होता है वो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होता है, अपने आप ही जल जाता है खुले में छोड़ने। उसके बाद में विस्फोट, बाहरी दाब या प्रभार के कारण विस्फोट होता है। आप या तो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे तब फूटेगा, या एकदम से प्रहार करोगे तब बम फूटेगा। चलो बम तो नहीं फोड़ना है आपको, लेकिन दिवाली में आपने बहुत एक ट्रेंड बहुत देखा होगा ना, बहुत रील चली थी इंस्टा पे, वो सॉन्ग तो मुझे नहीं याद, लास्ट में कहना ठा ठा ऐसे करके वो, तो उस पर वो क्या होता है, वो जो होता है लोहे की बना हुआ उपकरण होता है, उसमें आगे बारूद डाला जाता है और एकदम से ऐसे उसको प्रेशर डालते हैं तो वो धमाका होता है। तो प्रेशर क्या होता है आपका? दाबित होता है। आप एकदम से बहुत ज्यादा दाब और प्रहार करते हो उस पर और वो फूट जाता है, तो वो होता है आपका विस्फोट। रॉकेट ईंधन चर्चा कर चुके हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, लेकिन थोड़ी बहुत कर लेते हैं। उसमें जो ईंधन होता है वो होता है, आपको प्रणोदक बोलते हैं। रॉकेट ईंधन में जो ईंधन प्रयुक्त होता है उसको प्रणोदक बोलते हैं, बता चुका हूं। अत्यधिक गैस व ऊष्मा उत्पन्न होती है, दहन तीव्र गति से होता है, दहन के बाद कोई अवशेष नहीं बचता। कौन कौन से पदार्थ उपयोग में लिए जाते हैं? अल्कोहल, द्रव हाइड्रोजन, द्रव अमोनिया, कैरोसिन, हाइड्रोजन। बायोगैस में आपको याद रखना है, बायोगैस में एक तो आपको मेथेन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, हाइड्रोजन आती है और H2S आती है। मेथेन आपकी 65% होती है, बस, कुछ नहीं है इनमें। ये मैं सारी चीजें आपको करवा चुका हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर ईंधन टॉपिक होता है अपना कंप्लीट। अगला टॉपिक जो रहेगा वो अपने देखते हैं बायोलॉजी का, और टॉपिक का नाम रहने वाला है प्यारे बच्चों परिस्थिति हो गया, और परिस्थिति के बाद है हाँ जंतु जगत का वर्गीकरण। बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, क्लास को मिस मत करना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, मजा आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में। लैब असिस्टेंट वालों के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है, काफी लंबा चलेगा ये टॉपिक। चलिए, उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।